जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड टेंस को। देखिए, टाइम एंड टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि इसकी सहायता के बिना ना तो हम वॉइस बना सकते हैं और ना ही नरेशन बना सकते हैं, और साथ में सेंटेंस फॉर्मेशन में इसकी सबसे ज्यादा महत्वता है। सेंटेंस फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे, या फिर जब हम किसी भी एक्शन को लिखते हैं, जब हम किसी भी एसे को लिखते हैं या किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा टेंसेस का यूज हम लोग इसमें करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं टाइम और टेंस के बीच। देखिए, एक हो गया हमारा टाइम और एक ये हो गया टेंस। देखिए, टाइम हमारा जो है वो फर्स्ट जो इसका डिफरेंस है कि टाइम हमारा ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है। ये जो है हमारा ग्रामेटिकल टर्म्स ये नहीं है, जबकि टेंस हमारा ग्रामेटिकल टर्म्स है। टेंस हमारा ग्रामेटिकल टर्म्स है। ग्रामेटिकल टर्म्स यानी इस पे ग्रामर बेस्ड नहीं है, इसमें ग्रामर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि टेंस के लिए ग्रामेटिकल टर्म्स है, इसमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ग्रामर के कुछ नियम्स को इसमें फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड जो है कि टाइम हमें डे, मंथ, डेज, मंथ्स या ईयर्स को रिप्रेजेंट करवाता है, जबकि टेंस इन सभी को रिप्रेजेंट नहीं करवाता है। जबकि टेंस डेज, ईयर्स या फिर मंथ्स को रिप्रेजेंट नहीं करवाता है। इसके बीच में जो नेक्स्ट डिफरेंस को अगर हम लोग देखें तो ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज होता है। फ्री फ्रॉम लैंग्वेज यानी कि ये भाषा से मुक्त होता है। टेंस जो है वो ये डजंट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है। मतलब क्या कि इसको व्यक्त करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जबकि इसको व्यक्त करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रामेटिकल एक फैक्ट है। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने टाइम और टेंस को डिफरेंशिएट किया और उनके बीच के अंतर को समझने की कोशिश किया है। टाइम जो है हमारा वो ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म्स है, यानी कि इसको व्यक्त करने के लिए हमको ग्रामर के कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। जबकि टाइम हमारा क्या है, वो डे, मंथ या ईयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें हमको डे, मंथ या ईयर्स का पता चलता है किसी भी एक्शन के घटित होने का, जबकि टेंस में ये डेज, ईयर्स और मंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये फ्री फ्रॉम लैंग्वेज होता है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए हमको लैंग्वेज की आवश्यकता, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है लैंग्वेज, जबकि इसके लिए हमको ये डजंट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज होता है। ये हमारा फ्री फ्रॉम लैंग्वेज होता है, भाषा से फ्री होता है। अब आइए इसमें हम लोग समझते हैं टेंस के प्रकार को। बेसिकली टाइम जो होता है वो तो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम। अब टेंस उसमें भी डिफरेंशिएट हो जाता है। जो प्रेजेंट टाइम है उसमें भी 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। जो पास्ट टाइम है उसमें भी डिफरेंशिएट होता है 4 टाइम्स में, 4 पार्ट्स में। और जो हमारा फ्यूचर टाइम है उसमें भी 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो उसको समझते हैं। इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए, टेंस को मेनली हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो टेंस 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पार्ट जो होगा, सेकेंड जो इसका हो गया वो है पास्ट टेंस, और थर्ड हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। देखिए, बेसिकली जो टेंस होता है वो 2 टाइप्स का ही होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ये फ्यूचर टेंस असल में टेंस नहीं, ये टाइम होता है। फ्यूचर टेंस जो है वो फ्यूचर टाइम होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है शैल और विल, देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल और विल यूज होता है ये एक मॉडल्स है, और मॉडल्स का कोई भी टेंस नहीं होता है। मॉडल्स जो है जैसे कैन, में, कुड, शुड, वुड, ऐसे टोटल 10 मॉडल्स हो जाते हैं। तो मॉडल का कोई भी टेंस नहीं होता, ये सभी टेंस के साथ इक्वली यूज होते हैं। तो इसलिए जो हमारा फ्यूचर टेंस है वो बेसिकली टेंस ना होकर फ्यूचर टाइम है। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस को कैटेगराइज करते हैं, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे बांटे तो फर्स्ट जो इसका पार्ट्स होता है प्रेजेंट टेंस का, तो वो हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसका हिंदी मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। अगर इसके सेकेंड पार्ट्स को हम लोग देखें तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट से देखें, इसको अगर हिंदी में देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या फिर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि वैसा एक्शन जो अभी चल रहा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो प्रोग्रेस में है, अभी वैसा एक्शन जो प्रोग्रेस में अभी चल रहा है, तो वैसे एक्शन को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं, या फिर तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। थर्ड जो इसका पार्ट्स है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि ये फिक्स एक्शन को करता है, यानी कि एक्शन ये समाप्त हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। और जो इसका लास्ट पर 4 पार्ट्स है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, या फिर पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। देखिए प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का सेकंड जो नाम है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। नाम में ही छिपा हुआ है सामान्य वर्तमान काल, यानी वैसी क्रिया जो सामान्यतः हमेशा होती रहती है। इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे 1 बाय 1 करके। सेकंड जो है हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट यानी जो परफेक्ट नहीं है पूरी तरह से, मतलब समाप्त नहीं हुआ है, वैसे एक्शन जो समाप्त नहीं हुआ है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जो जारी है, जो लगातार
कोई काम जारी है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि जो प्रोग्रेस में है, जो प्रोग्रेस में है नहीं जारी है, मिला जुला के तीनों का मतलब एक ही होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो एक्शन अपूर्ण है अभी या तत्कालिक वर्तमान काल जो तत्काल में चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इसका थर्ड पार्ट हो जाता है, इसका मतलब पूर्ण वर्तमान काल। और जो इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। सिमिलरली पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। इसी के जगह पे पास्ट लगा देंगे सब जगह नहीं है। अगर पास्ट के हम लोग पार्ट्स को देखें, पास्ट टेंस के पार्ट्स को देखें तो सिंपल, जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट वाला में हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जगह पे हम लोग लिख देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह से हिंदी में भी अपूर्ण भूतकाल, तत्कालिक भूतकाल, क्योंकि पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस का मतलब हो जाता है भविष्य काल या भविष्यत काल। देखिए इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके तीसरे पार्ट्स का नाम था जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके जो थर्ड पार्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह पे पास्ट वाले का पार्ट कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर वाले का भी होगा सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिमिलरली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसी प्रकार से जो इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसके टोटल पार्ट्स है। देखिए जो टेंस है वो हमारा ग्रामर में अगर इसको ले तो ये ग्रामर का, ये जो हमारे पूरे घर का जो ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर, उस घर का अगर इस टेंस को अगर हम लोग कहें कि टेंस जो है हमारा दादा है तो इसके 3 सुपुत्र हैं टेंस के। एक तो है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके 3 पुत्र हो जाते हैं और इन तीनों के 4 पुत्र यहाँ पे हो जाते हैं, तीनों के 4। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, चारों के अलग अलग गुण हैं जिसको हम लोग आगे इसमें समझेंगे। इसी प्रकार से जो पास्ट टेंस है इनके भी 4 बेटे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 हैं। तो अब आइए इसको 1 बाय 1 करके हम लोग इसके सभी पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला हमारा जो पार्ट्स होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पिछली स्लाइड में हम लोगों ने सीखा कि टेंस को किस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो हमारा टेंस था, इस टेंस में 3 भाग में हम लोग कैटेगराइज किए थे इसको। पहला जो था प्रेजेंट टेंस, सेकेंड जो था हमारा और पास्ट टेंस, और थर्ड जो था वो था फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हम लोग इससे पहले जानते हैं, आप लोग वर्ब के बारे में जानते होंगे कि वर्ब का जो मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो 5 फॉर्म होता है। मेन वर्ब का V1, V2, V3, V4 यानी कि ING फॉर्म वाला, और एक होता है V5 जिसमें S और ES फॉर्म जुड़े होते हैं, यानी कि किसी भी वर्ब के लास्ट में S और ES लगा रहता है तो वो फॉर्म हो जाता है VS फॉर्म, और ING लगने वाला V4 फॉर्म। तो यही 5 वर्ब को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इन तीनों टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो प्रेजेंट टेंस है ये हमेशा वर्ब 1, वर्ब 5 और वर्ब 3 और एक वर्ब 4, ये इन चारों वर्ब के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस बनता है। यानी प्रेजेंट टेंस जो हमारा प्रेजेंट टेंस में जितने भी मेन वर्ब का यूज होगा उसके फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। उसी प्रकार से जो हमारा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमारा वर्ब के सेकेंड फॉर्म,
वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज होता है और 5 का यूज नहीं होता है। पास्ट टेंस में जो हमारा मेन वर्ब इस्तेमाल होगा वो V2, V3 और V4 ही इस्तेमाल होता है, V1 है। जबकि फ्यूचर टेंस में V1, V4, V3 का इस्तेमाल होता है। इसमें 2 और 5 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। V5 और V2 का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, ये यूज नहीं होता है फ्यूचर टेंस में। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। तो प्रेजेंट टेंस का एक नॉर्मल पहचान होता है कि आपको सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी इज, एम या फिर आर मिल जाए। आपको सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी इज, एम या आर मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट टेंस का एक्शन है, या फिर वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। आपको कहीं पर भी उस सेंटेंस में डू या फिर डज मिल जाए तो वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, या प्रेजेंट टाइम्स को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं पर भी इसमें आपको हैव या हैज मिल जाए, और ये भी ध्यान रखिए कि हैव और हैज के बाद पहले कोई मॉडल्स नहीं होना चाहिए, जैसे शैल और विल। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट टेंस को। हैव या हैज अगर है किसी भी सेंटेंस के बीच में तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट टेंस को। सिमिलरली जो हमारा पास्ट टेंस है ये वाज और वर अगर मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, देखिए इसको हम लोग वर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वर होता है। जैसे हम लोग भी शुरू से या हम लोग को पढ़ाया गया है कि इसमें जो हमारा शुरू से हम लोग प्रोनाउंसिएशन इसका पढ़ते थे वो वेयर करके पढ़े हम लोग, वाज वेयर, पर इसका असल में प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वर होता है, वेयर नहीं। तो ये हमारा वाज और वर कहीं पर भी आपको अगर सेंटेंस में मिल जाता है बीच में तो ये पास्ट टेंस के एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर डू डज के जगह पे डिड मिल जाता है तो ये बेसिकली पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। हैव हैज के जगह पे अगर कहीं पर भी हैड मिल जाता है तो ये पास्ट टाइम या पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जो नॉर्मल पहचान होता है वो शैल विल होता है। शैल विल के बाद कोई भी वर्ब होगा वो V1 ही होगा, तो शैल विल के बाद V1 का प्रयोग होता है, तो ये नॉर्मली हम लोगों को फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है या फ्यूचर टाइम को। असल में ये जरूरी नहीं है कि शैल और विल जो है वो मॉडल है, और मॉडल किसी भी टेंस के साथ किसी भी टाइम के साथ कभी भी यूज हो सकता है। देखिए इसके बाद कुछ हम लोग और बेसिक पॉइंट्स को इसमें समझते हैं। टेंस चालू करने से पहले आपको कहीं पर भी सेंटेंस में डू, डज या फिर डीड का प्रयोग मिल जाए तो डू, डज और डीड के बाद हमेशा वर्ब 1 का ही यूज होगा। इसके अलावा किसी भी वर्ब फॉर्म का यूज इसमें नहीं होता है। कहीं पर भी हम लोगों को अगर दिखाई दे दे डू, डज, डीड तो इसके बाद आने वाला जो हमारा मेन वर्ब होगा वो उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। इसी प्रकार से अगर हमको कहीं पर भी दिख जाए हैव, हैज या फिर हैव, हैज या हैड, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसमें थर्ड फॉर्म के अलावा वर्ब के किसी भी फॉर्म का इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये ग्रामर का रूल है। नेक्स्ट जब हम लोग देखें तो देखिए इज, एम या आर, इज, एम या आर को अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 वर्ब का यूज होता है, एक V4 और एक V4 और V3। V4 जब यूज होगा तो ये हम लोगों को बताएगा कंटिन्यूअस को, कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू जारी रहता है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। और जो V3 हमारा यूज होगा ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। पैसिव वॉइस में यूज होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में इसका यूज होता है। देखिए कुछ और बेसिक पॉइंट्स को देखें तो इज, एम, आर की तरह ही एक हो जाता है वाज और वर। वाज और वर को अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हमारा V4 और V3 का प्रयोग होगा। सिमिलरली जैसे इज, एम, आर है वैसे ही इज, एम, आर का ही पास्ट फॉर्म जो होता है वो होता है वाज और वर। तो देखिए V4 जो होगा ये भी इसी की तरह से कंटिन्यूअस में यूज होगा,
कंटिन्यूअस फॉर्म में V4 का यूज होगा, और V3 पैसिव फॉर्म में यूज होता है। ये पैसिव वर्ब है किसका, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को, जैसे डू डज डिड के बाद हमको हमेशा वर्ब वन फॉर्म का यूज करना है। हैव हैज हैड के बाद हमेशा V3 फॉर्म का यूज होता है। इज एंड आर के बाद दो ही वर्ब आ सकता है, तो V4 और V3। V4 जब भी आएगा वो कंटिन्यूअस का यूज करेगा या कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, और V3 जब भी आएगा ये पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव वर्ब होता है, पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सिमिलरली अगर वाज वर्ब देखें, वाज वर्ब जो इज एंड आर का पास्ट फॉर्म होता है, तो वाज वर्ब में दो ही वर्ब का यूज होता है वाज वर्ब के बाद, एक V4 और एक V3 का। तो V4 जो है वो कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, और V3 हमारे पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, जो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस होता है। हम लोग चलते हैं इसमें टेंस का जो फर्स्ट पार्ट जो था टेंस का, प्रेजेंट टेंस, उसके जो फर्स्ट पार्ट थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वन बाय वन हम इसके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान को, इसके यूजेज को यहाँ पर हम लोग शो ऑफ करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम लोग पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन पहचान की बात करें तो जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य उसके अंत में ता है, देखिए यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि रहता है। देखिए जितने भी हिंदी वाक्य होते हैं, जैसे वह खाता है, जैसे वह खाता है, तुम पढ़ते हो, राम हंसता है। इस प्रकार से किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देखिए खाना एक धातु है, पढ़ना एक धातु है, हंसना एक धातु है या क्रिया, तो इसके बाद में अगर ता है, ती है लगा रहता है, तो वो इसका पहचान होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसका यूजेज यानी कि प्रयोग, तो देखिए इसका यूजेज होता है कब, जब हम लोग अपनी डिजायर को बताते हैं, डिजायर यानी कि इच्छा को बताते हैं, विलिंगनेस, डिजायर मतलब होता है इच्छा, विलिंगनेस मतलब होता है इच्छा। तो जब हम लोग अपनी डिजायर या विलिंगनेस को बताते हैं, जब कोई अपनी कैपेसिटी को बताता है, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, योग्यता को बताता है, कैपेसिटी क्षमता को बताता है। जब हम अपने डिजायर को बताते हैं, विलिंगनेस को बताते हैं, कैपेसिटी को बताते हैं या फिर एबिलिटी को बताते हैं, योग्यता को, तो उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए एक मोटू है, तोंदू। अब देखिए ये मोटू अपनी इच्छा, अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी को खुद बताएगा। जैसे ये मोटू है और ये कह रहा है, ये जो मोटू है ये कह रहा है कि मैं 5 रोटी खाता हूं, नहीं मैं 5 रोटी खाता हूं। अभी इसकी ये क्षमता कहिए या फिर योग्यता कहिए या इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, योग्यता है, वो है कि ये 5 रोटी खा सकता है या खाता है। मैं 5 रोटी खाता हूँ, ये मोटुआ कह रहा है।
तो ये इसकी योग्यता हो गई या कैपेसिटी हो गई। तो इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मोटुआ कह रहा है क्या कि मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ या अंग्रेजी जानता हूँ। सिंपली अगर कहे कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मतलब पढ़ने में बहुत तेज होगा और ये अंग्रेजी जानता है, तो ये इसकी योग्यता हो गई कि ये अंग्रेजी जानता है। ये इसकी योग्यता हो गई कि ये अंग्रेजी जानता है। मैं 5 रोटी खाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, तो ये इसकी क्या हो गई 5 रोटी खाना। जैसे ये इसकी क्षमता होगी कि ये 5 रोटी खा सकता है, ऐसे इसके पास पावर है। पेट देखने से भी लगता है कि 5 या 10 भी रोटी खा सकता है। मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, ये इसके जो हमारे ये इसकी कैपेसिटी है, या फिर ये ऐसा कहिए कि ये इसकी एबिलिटी है कि ये अंग्रेजी पढ़ना, या फिर ये तैरना जानता है। मोटुआ क्या कर रहा है, इसकी और क्या एबिलिटी है, इसकी और योग्यता क्या है कि यह मोटुआ को रिप्रेजेंट करते हैं कि वह तैरना जानता है। देखने में खाली बोंदू है, लेकिन ये इसके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं कि ये तैरना भी जानता है। तो ये मोटू हमारा जो हो गया इसकी योग्यता है। तो इसकी जितनी भी योग्यता है, क्षमता है या इच्छा है, जैसे इस मोटू की इच्छा है कि ये पढ़ लिख के अच्छा सा डॉक्टर बने। तो देखिए जैसे मोटू डॉक्टर बनना चाहता है। देखिए ये मोटू जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है। ये आया है मोटू पतलू की जोड़ी, ये पतलू है। पतलू की इच्छा है क्या कि एक शिक्षक बने। पतलू शिक्षक बनना चाहता है। तो देखिए ये इसकी इच्छा है। तो जब हम किसी की इच्छा को, विलिंगनेस को, ना डिजायर, विलिंगनेस, या फिर किसी की योग्यता, एबिलिटी, या फिर किसी की क्षमता, कैपेसिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो एक यूजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ पे यूज होता है हम लोग समझे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किसी की इच्छा यानी कि डिजायर, विलिंगनेस, कैपेसिटी और एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। सेकेंड यूजेज अगर इसकी देखें तो जब भी हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो वैश्विक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो विश्व में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर साइंटिफिक फैक्ट है, जो वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है, या फिर नेचुरल ट्रूथ है, जो प्राकृतिक सत्य है। तो वैसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो साइंटिफिक फैक्ट है, जो नेचुरल ट्रूथ है। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखिए इसके जैसे में एग्जांपल जो है, देखिए ऊपर से आइडेंटिफिकेशन को हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं। अब समझते हैं इसके एग्जांपल को। देखिए इसका जो एग्जांपल है, एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, या फिर सूर्योदय पूरब में, पूर्व या फिर पूरब में, सूर्योदय पूरब में होता है। देखिए सूर्य पूरब में निकलता है या फिर सूर्योदय पूरब में होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक वैश्विक सत्य है, ऐसा होता है। या फिर साइंटिफिक फैक्ट ले, जैसे साइंटिफिक फैक्ट अगर लेते हैं, दूध
सफेद होता है, दूध सफेद होता है ना। अगर इसकी पहचान के तरह ले तो इसके लास्ट में ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होगा। या फिर ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि दूध सफेद होता है। या फिर बर्फ को गर्म करने पर जल में बदलता है। देखिए, बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो वो जल में बदल जाएगा जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो ये एक क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। या फिर नेचुरल ट्रूथ भी कह सकते हैं, जैसे सूर्य पूरा में निकलता है, एक नेचुरल ट्रूथ है। या फिर नेचुरल ट्रूथ इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि आदमी या इंसान मरणशील है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है कि इंसान जो है वो मरणशील है, आदमी मरणशील है। या फिर कोई भी इंसान जो जीव है वो क्या है, मरणशील है। जो भी इस धरती पर जन्म लिया वो भी मरणशील है। तो ये जो हमारा हो गया नेचुरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज कहाँ पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, इसके थर्ड यूजेज की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो जो इसका थर्ड यूज है कि वैसा एक्शन जो पब्लिकली हो, वैसा कार्य एक्शन, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वैसा एक्शन जो पब्लिकली हो, पब्लिकली एक्शन, पब्लिकली यानी कि जो जनता के लिए हो या फिर लोगों के लिए हो वैसा एक्शन। तो पब्लिकली एक्शन में हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। पब्लिकली एक्शन जो हो, जैसे प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। देखिए, देखने से क्रिया के अंत में या फिर वाक्य के अंत में गा गेगी है, जिससे ये सिंपल फ्यूचर टेंस की क्रिया लग रही है, सिंपल फ्यूचर की क्रिया लग रही है। पर इसका जो हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका जो अनुवाद बनाएंगे वो हम लोग का बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे एक पब्लिकली एक्शन है, और प्रधानमंत्री के दिल्ली जाने के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे वहाँ के प्रशासन से परमिशन लेना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें जो नॉर्मलता या ऐसे कहें कि जो लगभग फिक्स एक्शन होता है, जो पब्लिक बेसिस पे एक्शन होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। या फिर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग और देखें तो मतदान कल शुरू होगा, मतदान कल शुरू होगा। या फिर और एग्जाम्पल अगर देखें तो टेस्ट मैच अगले सप्ताह में होगा। अब देखिए, टेस्ट मैच अगले सप्ताह में होगा, या फिर टेस्ट मैच जो अगले सप्ताह में सोमवार को होगा। अब देखिए, इन सभी वाक्य के लास्ट में गा गे गी है, तो गा गे गी रहने के बावजूद भी इसका जो अनुवाद होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि मतदान कल शुरू होगा। तो मतदान शुरू होने में ये काम जो है पब्लिकली है, इसमें बहुत सारे जैसे गार्ड फोर्स को लाना पड़ता है, ईवीएम मशीन को लाना पड़ता है, जो कि एक फिक्स एक्शन है और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, या फिर ये ज्यादातर कहिए कि एक बार जब डेट अनाउंस्ड हो गया मतदान के लिए, पोलिंग के लिए, तो इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये होता है। तो ये पब्लिकली एक्शन है, तो वैसा एक्शन जो पब्लिकली हो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है।
या फिर टेस्ट मैच अगले सप्ताह में सोमवार को होगा, तो टेस्ट मैच के लिए बहुत सारी टिकट होती है जिसको सेल किया जाता है, बहुत सारे लोग टिकट खरीद लिए होते हैं। अगर वैसी हालत में टेस्ट मैच ना होता, स्टेडियम को मार के फोड़ फाड़ देंगे लोग, वहाँ के सामान को तोड़ फाड़ देंगे, तो ये एक फिक्स एक्शन हो जाता है। तो फिक्स्ड एक्शन के लिए या फिर पब्लिकली एक्शन के लिए, जो पब्लिक के लिए हो वैसे एक्शन का जो होता है उसको एक्शन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब इसके आगे वाले यूज को देखें, जैसे देखिए जो हमारा फोर्थ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस जो इफ, अगर, यदि इन सभी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो हमारा शर्त पर आधारित जो होता है वाक्य, जैसे जो कंडीशन बताता है, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन यानी शर्त पर आधारित, तो शर्त पर आधारित जो वाक्य होता है, तो उसमें जो शर्त को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे शर्त पर जो भी सेंटेंसेस बेस्ड हो गए उसमें दो पार्ट्स होता है, एक जो शर्त को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो शर्त को रिप्रेजेंट करता है कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट हो जाते हैं, एक जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा और दो जो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए सॉल्यूशन को जो रिप्रेजेंट करता है वो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल होता है, या फिर अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होगा, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। जो कंडीशन वाला होता है उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। इसमें हमारा जो सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, देखिए यदि तुम दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे। देखिए यदि तुम दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे, एक शर्त है कि यदि तुम दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे। तो यदि तुम दवा लोगे ये एक शर्त बोल दिया, तब तुम ठीक होगे, ये एक उसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्या कि वो ठीक कब होगा, जब वो दवा लेगा। तो कंडीशन यहाँ हो गया कि जब वो दवा लेगा। तो यदि तुम दवा लोगे तो इसका जो अनुवाद होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे सेकंड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो अवश्य पास होगे। देखिए यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो अवश्य पास होगे। तो इसमें देखिए दो पार्ट्स हैं, एक यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और सेकंड तो अवश्य पास होगे। तो अवश्य पास होगे उसका सॉल्यूशन है, तो उसका अनुवाद दूसरे टेंसेस के अकॉर्डिंग बनता है। वो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर से बनेगा, आगे चल के अलग अलग पार्ट्स का यूज इसमें होता है। जबकि तुम कड़ी मेहनत करोगे, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, इसका अनुवाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो ये कुछ जगह था जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंस है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है और उसका यूजेज कहाँ पर होता है। अब हम लोग इसके आगे वाले पार्ट्स की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे बनाना। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसके कुछ वाक्य को हम लोग बना के देखेंगे, इसके कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करके हम लोग देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं बनावट। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वही इंपॉर्टेंस होता है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसमें अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो जिसमें पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, देखिए नामे से पता चल रहा है सकारात्मक, तो जो एकदम सीधा साधा वाक्य, एकदम सिंपल वाक्य होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जो किसी भी सेंटेंस में जब हम लोगों को किसी बात को बोलने में या किसी बात को करने में, किसी काम को करने में नहीं और क्वेश्चन का इस्तेमाल ना किया जाए, और सिंपल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 का मतलब होता है एस या ईएस वाला टर्म, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। देखिए पूरे टेंस में सिर्फ दो ही ऐसा टेंस का पार्ट है जिसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। बाकी सभी टेंसेस के अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है। तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज हुआ है, अदर वर्ड हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं, इसको शुरू से पढ़ते आए हैं हम लोग, सब्जेक्ट और यहाँ पर हो गया हमारा नंबर। देखिए नंबर जो है हमारा एक हो जाता है सिंगुलर और एक हो जाता है प्लूरल। सब्जेक्ट में जो हमारा है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट करें या फिर इसमें पर्सन को करें, नहीं। अब समझिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में हमारा आई सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल हो गया वो वी होता है। उसी प्रकार से जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट ले तो ये हो गया वी। और थर्ड पर्सन में ले तो इसमें आ जाता है ही, सी, इट, नेम, कोई भी नेमिंग वर्ड जो होगा वो इसमें होगा। तो ये सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में दे होता है, और एक द होता है। द के साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों का यूज होता है। तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं दे, या फिर दो से ज्यादा जब नाम हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। तो समझिए आई और वी को छोड़ के जो हमारा हो गया वो आई और वी और यू को छोड़ के जितने भी सारे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए दुनिया का, आई वी और यू को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट, वो सभी थर्ड पर्सन में होते हैं। अब वन हो तो सिंगुलर, और अगर दो से ज्यादा आ गया तो प्लूरल। इतना हम लोग याद रखेंगे आई वी और यू। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, और सेकंड पर्सन का यू। तो देखिए आई के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा, वी के साथ V1 का प्रयोग होगा, यू के साथ V1 का प्रयोग होगा, और इन सभी के साथ V5 का प्रयोग होगा, इसके साथ भी V1 का प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ पे शो कर पा रहे हैं, अगर इस पे ध्यान दें नोट, तो हम लोग पाते हैं क्या कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, और रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं अदर सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर शो कर पा रहे हैं इससे। तो देखिए सब्जेक्ट V1, V5 और अदर वर्ड, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट जो हो गया। अब समझिए इसमें जो सेकेंड हमारा हो गया स्ट्रक्चर, सेकेंड वो होता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस हम लोग समझते हैं जो नहीं का बोध करवा देता है किसी भी एक्शन में, तो उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए इसको हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया है मैंने कि डू डज डिड कहीं पर भी होगा तो उसके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो इसीलिए यहाँ पे V1 हो गया।
अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि डू और डज। तो मेन प्रश्न जो यहाँ पे उठता है कि किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे डू जो है हमारा वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और डज जो है देखिए डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ये हमारा 5 फॉर्म होते हैं इसके वर्ब के। तो इसमें देखिए जो डू है ये फर्स्ट फॉर्म है और डज 5th फॉर्म है। तो देखिए जहां जहां फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, इन सभी जगह पर डू का प्रयोग होगा, और जहां जहां 5th फॉर्म है इन सभी जगह पर डज का प्रयोग होगा, यहाँ पर भी डू का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पर इसके आधार पर शो कर पा रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा और अदर सभी सेंटेंस के साथ, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से शो डाउन कर पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जो सेकेंड हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया वो सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, V1 और प्लस अदर वर्ड, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं, थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला। तो प्रश्न जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया उसमें 2 पार्ट हो जाता है। देखिए प्रश्न जो पूछने वाला है इंट्रोगेटिव, इसमें 2 पार्ट्स हो जाता है। एक जो यस नो क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हम लोग दे पाते हैं। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका जो जवाब होगा वो हाँ या ना के अलावा और किसी भी शब्द में नहीं हो सकता है। जैसे क्या तुम दिल्ली में रहते हो, क्या भारत की राजधानी दिल्ली है, तो क्या भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इसका जब जवाब हम लोग करेंगे तो कोई भी देगा तो हाँ या ना में बोलेगा कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, या ना भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग यस नो क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि यस नो क्वेश्चन क्यों इसको बोला जाता है। और इसका हिंदी में पहचान होता है कि ये क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो सभी यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इसका पहचान है कि इसका सिर्फ जवाब जो होगा वो यस और नो में ही होगा। तो यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होता है कि डू और डज ये पहले आ जाएगा, और डू डज के बाद हम लोग सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद देखिए यस नो क्वेश्चन में हम 2 पार्ट्स को एक के साथ मिला देते हैं, यस नो क्वेश्चन और एक यस नो निगेटिव। यस नो निगेटिव का मतलब अगर नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग लगा देंगे, और अगर नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जैसे डू डज सब्जेक्ट, अगर नहीं वाला सेंटेंस होगा इसमें, एग्जांपल से इसको समझेंगे अभी, तो उसमें हम लोग इसका यूज कर देंगे नॉट का, और अगर नहीं वाला नहीं होगा तो उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा और अदर वर्ड। देखिए तो एक स्ट्रक्चर हम लोगों को ये मिल गया कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यस नो क्वेश्चन का हो गया ये। अब देखिए इसका जो बी पार्ट होता है वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, देखिए WH क्वेश्चन या इसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, देखिए यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको, या सॉरी WH क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये जितने भी WH फैमिली वाला होगा, WH फैमिली का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, तो ये सभी जो है सब में WH लगा रहता है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, देखिए जैसे WH में अगर देखें तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, सब में WH है, इसलिए इसको WH फैमिली का कहा जाता है। तो जितने भी WH फैमिली, इसका पहचान होता है कि हिंदी में सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं क्यों, कैसे, कहाँ, किसके लिए, ये सभी वर्ड्स इसमें जुड़े होंगे, इसको बोलते हैं WH फैमिली। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो गया WH फैमिली, और सेम यही वाला स्ट्रक्चर इसके बाद होता है WH फैमिली के बाद
डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर नॉट का प्रयोग इसमें हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। इसके बाद गिवन का प्रयोग और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग। ये हमारा 4 स्ट्रक्चर हुआ। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो इसमें 6 स्ट्रक्चर है, 1 2 3। 3 में देखिए ये वाला 1 और 1 ये था, 4 हो गया, और इसमें 2 हुए, नॉट वाला छिपा हुआ है, तो 2 6 स्ट्रक्चर इसमें हुए। 6 स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करना सीखेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे इसमें। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं, वह खाता है। देखिए एक एग्जांपल है कि वह खाता है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह है, तो वह का मतलब होता है ही। और देखिए ही एक चीज जो सब्जेक्ट को याद रखने के लिए हमने बोला था क्या कि आई वी और यू को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सभी हमारे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में हमारा ही जो है एगो है, वह एक को रिप्रेजेंट करता है, तो ही हो गया। और ही के साथ खाना, खाना के लिए ईट प्रयोग किया जाता है वर्ब का, तो खाना के लिए हो गया ईट। चूंकि एक सब्जेक्ट है ये, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस वाला फॉर्म ऐड होता है, तो ईट का बन जाएगा एस, तो ही ईट्स, वह खाता है। इसी प्रकार से जैसे तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो। तो देखिए यहाँ पे तुम का होता है यू, और देखिए खाना सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो खाना का प्रयोग किया जाता है ईट। यू जो है वो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, चूंकि एक है तो सिंगुलर, और तुम दोनों रहता, तुम सब रहता, तो ये प्लूरल हो जाता। उसके लिए भी इंग्लिश में जो वर्ड है वो यू ही है, तो यू ईट। और आम का हो गया मैंगो, चूंकि मैंगो जो है वो आम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और कॉमन नाउन है। आम है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और भी कॉमन नाउन है। तो आर्टिकल सेशन में आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल जब पढ़े होंगे तो, नहीं तो एक बार आर्टिकल पर एक वीडियो बना देता हूँ कि आर्टिकल में जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले ए एन का प्रयोग कंपल्सरी हो जाता है। तो तुम आम खाते हो, तो यू ईट अ मैंगो। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा यू ईट अ मैंगो। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं, जैसे राम हंसता है। देखिए नाम है एक राम, तो राम लिख दिया। हंसना, तो हंसना का लाफ, चूंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगेगा, तो राम लाफ्स, राम हंसता है। इसी प्रकार से देखिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस वाला हुआ। अब इसी प्रकार से इसमें हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस वाले की तरफ। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस जैसे वह पढ़ता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, नकारात्मक बोध करवा दिया, वो पढ़ता नहीं है, तो वह के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ही। अब समझिए निगेटिव सेंटेंस ऐसे, तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो ही है, तो ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। इससे पहले एक चार्ट में उन्होंने बताया था, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डज। ही डज, नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट लग गया, ही डजंट रीड। देखिए डज नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे लोग जानते हैं, या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। डू नॉट को डोंट भी बोल देते हैं हम लोग, या फिर डज प्लस नॉट, इसको हम लोग डजंट भी बोल देते हैं। डू नॉट डोंट या डज प्लस नॉट डजंट। तो यहाँ हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही डज नॉट को कर सकते हैं डजंट रीड। तो इस प्रकार से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अब समझिए इसमें और आगे अगर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे तुम
पढ़ते तुम वहां नहीं जाते हो। तुम वहां नहीं जाते हो। तो देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा वो है तुम, तो तुम के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे यू नहीं जाते हो। तो यू के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डू, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो यहाँ हो गया डू। यू डू नॉट, जाना का हो गया गो, और वहां का देयर, तो यू डू नॉट गो देयर। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेंटेंस को यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए जैसे ये निगेटिव हो गया, अब हम लोग आते हैं इसके इंट्रोगेटिव वाले में। तो देखिए जैसे यस नो क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव देखें तो क्या तुम आम खाते हो। देखिए प्रश्न पूछ दिया क्या तुम आम खाते हो। अब जब भी कोई किसी से पूछता है कि क्या तुम आम खाते हो, तो उसके जवाब में उस बंदे का एक ही जवाब होता है कि या तो वो आम खाता है, अगर आम खाता है तो बोलेगा यस, और अगर नहीं खाता है तो बोलेगा नो। तो यस नो है, तो यस नो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई किया जाएगा। या फिर हिंदी में ये पहचान की क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो ये यस नो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हो गया सेंटेंस। तो क्या तुम आम खाते हो, इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट को सबसे पहले फॉर्म करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो तुम है, तुम के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू होगा। तो यहाँ पे कर देंगे डू, सब्जेक्ट देते हैं डू यू, खाना को बोलते हैं ईट, तो डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो, या डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो। या फिर इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाए तो क्या वह नहीं पढ़ती है। देखिए क्वेश्चन तो पूछ रही है लेकिन इसमें निगेटिव का आ गया कि क्या वह नहीं पढ़ती है। लेडी का बोध करवा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो स्त्रीलिंग के लिए वह होता है सी, जो कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा अप्लाई होगा चार्ट के अकॉर्डिंग तो होगा डज। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या वह नहीं पढ़ती है, तो वह के लिए ही सी होगा, और सी के पहले डज, डज सी। और इसके बाद देखिए यह स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर नहीं वाला होगा तो हम लोग नॉट को अप्लाई करेंगे। तो डज सी नॉट, पढ़ना रीड, डज सी नॉट रीड, डज सी नॉट रीड। ये हम लोगों को यहाँ पर बन गया यहाँ। अब देखिए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे WH वाला में तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। तो देखिए WH फैमिली में क्या कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया, तो ये WH फैमिली हो गया। यही क्या अगर पहले होता तो ये यस नो क्वेश्चन वाला हो जाता। तो तुम क्या पढ़ते हो, इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्या का WH में होता है व्हाट, तुम सब्जेक्ट है और तुम के लिए जो हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होगा वो होगा डू। तो व्हाट डू, सब्जेक्ट है यू, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर इतना एग्जाम्पल हम लोग समझे। अब नेक्स्ट इसके और एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तुम वहां क्यों जाते हो। देखिए एक सेंटेंस है कि तुम वहां क्यों जाते हो। तो देखो वहां क्यों जाते हो, क्यों का होता है यहाँ पर वाई, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ डू का प्रयोग होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। तो वाई डू यू, जाना का गो, तो वाई डू यू गो, वहां का देयर, तो वाई डू यू गो देयर। अब देखिए इसी में जैसे हम निगेटिव वाला को देखें, इसमें दो पार्ट्स है, निगेटिव वाला भी। तो जैसे वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं,
आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी वर्ब को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर समझने के लिए सिंपल सा एक सेंटेंस को यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए क्यों है, तो क्यों को यहाँ पर वाई, वे लोगों का दे होगा जो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लोगों को डू का प्रयोग लगेगा। वाई डू दे नॉट रीड, वाई डू दे नॉट रीड। तो देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग WH फैमिली का प्रयोग किए। यहाँ पर डू डज में से हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, सब्जेक्ट दे आ गया, निगेटिव के लिए नॉट लग गया और V1 लग गया रीड। जैसे अदर वर्ड कुछ भी आ गया, जैसे राम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है। देखिए राम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है, तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा राम और यहाँ पे WH फैमिली में जो वर्ड्स है वो है क्यों, तो यहाँ पर लिख दो वाई। राम सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग डज का प्रयोग, तो वाई डज राम नॉट लर्न, वाई डज राम नॉट लर्न इंग्लिश। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर हो गया वो कैपिटल हो गया। यहाँ पे वाई डज राम नॉट लर्न इंग्लिश। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्म करके यहाँ पर सीखा। फॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इस रूल के अकॉर्डिंग सीखा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, आप नोटिस करिएगा एक चीज, तो इसमें जो भी मेरा मेन वर्ब है वो सिर्फ एक वर्ब इसमें अप्लाई हुआ है। वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो पढ़ना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सीखना है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंगल वर्ब का यूज इस सेंटेंस में किए हैं। अब हम लोग इस पे चलते हैं सेकंड, जो इसका जो टाइप्स है इसमें या अलग जो प्रकार है उसमें डबल वर्ब वाला आते हैं। तो डबल वर्ब की तरफ चलते हैं। देखिए जब वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग हो, दो या दो से अधिक वर्ब का प्रयोग हो, तो उसमें से मेल वर्ब सिर्फ एक ही होता है और मेल वर्ब को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ब होते हैं वो उसके अंत में ना ने नहीं लगा रहता है, उसके अंत में ना ने नहीं लगा रहेगा, जिसका अनुवाद जो बनता है वो इन्फिनेटिव से बनता है। इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1 से बनता है उसका अनुवाद। और इसका जो पहचान क्या है कि वो क्रिया के अंत में जितने भी क्रिया है उसके अंत में ना ने नी लगा रहेगा, ये इसका पहचान है। या धातु का है क्रिया या धातु ना, धातु जैसे जो हिंदी की क्रिया है जैसे खाना पीना हंसना रोना, तो उसमें या खा धातु पढ़ धातु, तो उस धातु के लास्ट में हमारा ना ने नी लग रहता है। तो ये इन्फिनेटिव से इसका अनुवाद बनता है 2 + V1 से। या फिर इसको अनुवाद बनाने के लिए एक जेरंड का प्रयोग कर सकते हैं। जेरंड का मतलब होता है वर्ब 1 में ing फॉर्म, V1 + ing, या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि V4 फॉर्म, वर्ब 1 + ing या फिर V4, जिसको V4 भी बोलते हैं, तो इसको प्रयोग कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग जेरंड। अब ये होता क्या है, जैसे इसमें हम लोग सेंटेंस देखते हैं, जैसे इसमें आप एक चीज को याद रखिएगा कि जहां पर भी धातु में ना नहीं लगा हो और वाक्य में अगर आपको जानना मिल जाए, जानना यानी कि नो, जानना और सीखना, जानना और सीखना मतलब नो या लर्न, और नो या लर्न के बाद, नो या लर्न के बाद जो हमारा वर्ब हो वो जेरंड वाला हो, तो इसमें 2 + V1 का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि नो और लर्न के साथ, नो या लर्न के साथ हमेशा हाउ 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है। तो जानना और सीखना, यानी कि जानना का मीनिंग होता है नो और सीखना का लर्न, तो इसके साथ इन्फिनेटिव के 2 + V1 का प्रयोग नहीं होता है, जो ग्रामेटिकली गलत होता है। इसमें हम लोगों को नो या लर्न के साथ हाउ 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है।
जैसे इसको एग्जाम्पल से अभी हम लोग समझेंगे, आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, राम अंग्रेजी पढ़ना सीखता है। देखिए राम अंग्रेजी पढ़ना सीखता है, तो यहाँ पे देखिए पढ़ना, अब हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी क्रिया में या जिस भी धातु के लास्ट में ना नहीं लगा है वो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता है। तो इस पढ़ना को आप हम लोग छांट लेते हैं, तो ये मेन वर्ब नहीं होगा, इसका मीनिंग जो होगा वो लास्ट में अप्लाई किया जाता है। तो अब सोचिए राम अंग्रेजी सीखता है, तो इसमें हम लोग इतना का पहले सेंटेंस बनाएंगे, राम सीखता है। तो राम सीखना का होता है लर्न, और देखिए लर्न हुआ, राम चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस इसमें लगेगा, तो राम लर्न्स। अब देखिए पढ़ना ना नेमी है, तो इसका जो मीनिंग है वो 2+V1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर जो ग्रामेटिकल रूल है, जो ग्रामर का रूल है वो कहता है कि नो और लर्न के साथ 2+V1 का यूज नहीं होता है, इसके साथ हाउ 2+V1 का, तो राम लर्न्स हाउ टू, और क्या करना तो पढ़ना, तो राम लर्न्स हाउ टू रीड इंग्लिश, राम लर्न्स हाउ टू रीड इंग्लिश, मतलब कि राम सीखता है हाउ टू रीड इंग्लिश, कि कैसे अंग्रेजी पढ़े। तो राम अंग्रेजी पढ़ना, इसको घुमा फिरा के अगर बोले तो ये बात वही आ गया कि राम अंग्रेजी पढ़ना सीखता है, या राम सीखता है कि कैसे अंग्रेजी पढ़े। जैसे वह तैरना जानता है, मतलब इसका अगर हम लोग सेंस निकाले तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वह जानता है कि कैसे तैरा जाता है, वह जानता है कि कैसे तैरा जाता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, वह तो ही जानता है, तो नो, और नो में एस लग जाएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही नोज। और इसके बाद देखिए 2+V1 का प्रयोग नहीं होता है, जो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा अगर ऐसा यूज हम लोग कर देते हैं। तो ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। अब देखिए हाउ टू स्विम ये सेंटेंस के बीच में है, तो इससे आप लोग इसको क्वेश्चन वाला मत समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि आंसर कर रहा है, ये बता रहा है, ये जवाब दे रहा है कि राम लर्न्स हाउ टू रीड इंग्लिश, या फिर ही नोज हाउ टू स्विम, वह जानता है कि कैसे तैरा जाता है। तो ये दो चीजों को याद रखिएगा कि जब भी नो और लर्न होगा तो इसके बाद जो आने वाला जो वर्ब होगा उसमें 2+V1 का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हाउ 2+V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। देखिए मोहन और सोहन साइकिल चलाना चाहते हैं। देखिए मोहन और सोहन साइकिल चलाना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले मोहन और सोहन जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, मोहन एंड सोहन। देखिए ऐसे तो ये नेम है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन एक से ज्यादा होने के कारण ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। हमने पहले ही आप लोग को बताया है कि जब एक हो का बोध हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, अदरवाइज वो थर्ड पर्सन प्लूरल में चला जाता है। तो मोहन एंड सोहन थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हमेशा V1 का यूज किया जाता है। तो मोहन एंड सोहन चाहते हैं, तो चाहना का यहाँ पर हो गया वांट, तो मोहन एंड सोहन वांट। अब देखिए साइकिल चलाना, तो चलाना को हम लोग बोलते हैं राइड, या फिर स्टार्ट में तो यहाँ पे स्टार्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो मोहन एंड सोहन वांट टू राइड बाइसिकल,
बाईसाइकिल, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। देखिए तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो देखिए तुम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू, और चाहना तो यू है सेकेंड पर्सन, तो इसमें हम लोग प्रयोग कर देंगे वांट, यू वांट टू। अब देखिए बनना, बनना का मतलब हो गया कि होना, तुम एक डॉक्टर होना चाहते हो या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, तो यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी मैंने होना या बनना होता है, तो यू वांट टू बी अ डॉक्टर। यहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि उसकी मम्मी कैसे अच्छा खाना बनाना जानती है। देखिए एक क्वेश्चन देखने में बड़ा सेंटेंस लग रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है और देखने में बड़ा सेंटेंस लग रहा है, जैसे उसकी मम्मी कैसे अच्छा खाना बनाना जानती है। तो देखिए सब्जेक्ट है उसकी मम्मी, तो उसकी मम्मी अगर बॉय की मम्मी है तो हिज करेंगे, हिज मदर या हर मदर। ऐसे का मतलब हाउ, हाउ हो गया। उसकी मम्मी एक का बोध करवा रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें बनेगा हाउ डज हिज मदर, हाउ डज हिज मदर, कैसे उसकी मम्मी जानती है, तो जानना का होता है नो, हाउ डज हिज मदर नो। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे कि नो और लर्न के बाद डायरेक्ट टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हाउ टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। तो हाउ डज हिज मदर नो हाउ टू बनाना, देखिए खाना बनाना का कुक फूड, तो हाउ डज हिज मदर नो हाउ टू कुक गुड फूड। देखिए ये बन गया। अब हम लोग इसमें चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन की ओर या नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। जैसे देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ था, सूर्य पूरब में निकलता है, तो देखिए सूर्य, सूर्य को बोल सकते हैं द सन। निकलना का मतलब कि उदय होना, निकलना, तो द सन राइज, राइज मैंने होता है निकलना या उदय होना, तो द सन राइज, और राइज देखिए द सन एक है तो राइज में लग जाएगा एस, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जैसे यहां देखें दूध सफेद होता है। अब देखिए दूध सफेद होता है, तो सफेद हमारा क्या है कि एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है वो किसकी, दूध की, कि दूध सफेद होता है। तो इसमें जो हमारा मेन वर्ब है वो है, तो होना के लिए इज का प्रयोग होता है, तो दूध यानी कि दूध के लिए हम लोग करेंगे मिल्क इज सफेद यानी कि व्हाइट, तो मिल्क इज व्हाइट। यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है वो इज है, जो इस्तेमाल हुआ है इसको बताने के लिए, सिंपल प्रेजेंट में है। आदमी मरणशील है या फिर होता है, आदमी मरणशील है या फिर आदमी मरणशील होता है। तो देखिए दोनों एक सिंपल प्रेजेंट की एक्शन है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर नेचुरल ट्रूथ है, जो ये हमारा वैश्विक सत्य है या फिर प्राकृतिक सत्य है। देखिए इसको बनाएंगे मैन इज, मरणशील का होता है मोर्टल, मैन इज मोर्टल,
ना, मैन इज मोटर, आदमी मरणशील है, मैन इज मोटर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, जैसे कि जो हमारा देखने में सिंपल फ्यूचर का एक्शन लगता था, जो पब्लिकली एक्शन था, उसको किस प्रकार से इस टेंस में हम लोग बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे। तो जाना का होता है गो, प्राइम मिनिस्टर एक है इसलिए इसमें लगेगा गोज। तो द प्राइम मिनिस्टर गोज टू दिल्ली, गोज टू दिल्ली टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू दिल्ली टुमारो। इसी प्रकार से इसके और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि कल टेस्ट मैच शुरू होगा। देखिए कल टेस्ट मैच शुरू होगा, तो कल टेस्ट मैच शुरू होगा, तो टेस्ट मैच को द टेस्ट मैच, द टेस्ट मैच स्टार्ट। देखिए स्टार्ट चूंकि टेस्ट मैच एक है तो स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। या फिर एक और एग्जांपल इस पे चलते हैं, तो मतदान कल होगा। तो देखिए मतदान कल होगा, मतदान वोटिंग जो पब्लिकली एक्शन है, तो इसका जो एक्शन जो इसका ट्रांसलेशन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से बनेगा। तो मतदान, मतदान को बोलते हैं द पोल, कल होगा तो द पोल स्टार्ट, द पोल स्टार्ट्स टुमारो। मतदान कल शुरू होगा या फिर मतदान कल होगा तो द पोल स्टार्ट्स टुमारो। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का यूजेज होता है। अब आप लोग क्या करिएगा कि इसमें आप लोग बना के देखिएगा इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप लोग करिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस इसमें हम लोग करेंगे, उतना ज्यादा ये स्ट्रक्चर और ये सारा जो बेसिक चीजें इसमें वो क्लियर होता रहेगा। सबसे ज्यादा यूजेज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है उसको हम लोग को क्लियर करने के लिए इसमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखिए यहाँ पे 10 सेंटेंस आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आप इसको सॉल्व करके और नीचे कमेंट बॉक्स में इसको दे सकते हैं इसका जवाब आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोग इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश किया। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान आप लोगों को कराने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा।